नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। धामी सरकार का ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पहला बजट सत्र 13 मार्च को हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस क्षण को ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं। सत्ता पक्ष बजट से और विपक्ष प्रदर्शन करके। राज्यपाल के अभिभाषण की अगर बात करें तो सरकार की उपलब्धियों का पुलिंदा विस्तार से नजर आएगा, पर जनता एकटक लगाए अपनी उम्मीदों के पूरा होने का इंतजार कर रही है। तो आज चर्चा इसी विषय पर कि विपक्ष करेगा वार, क्या सरकार है तैयार? भराड़ीसैंण में आगाज हो रहे बजट सत्र में अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 2023-24 के लिए लगभग 79,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत हो सकता है, यह अंदाजा है। लेकिन हमेशा की तरह बजट के साथ कई विषमताएं हैं जो सरकार के लिए खड़ी होने वाली हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कई सारे भर्ती घोटाले, अंकिता भंडारी हत्याकांड, बजट का बड़ा हिस्सा वेतन में खप जाना, जोशीमठ की त्रासदी विपक्ष के निशाने पर होगी और सरकार के हिस्से में सवाल होंगे। चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। मधु भट्ट मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी के। बहुत स्वागत है आपका मधु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मधु जी मेरे ख्याल में दूसरी बार जुड़ रही हैं हमारे साथ में। कांग्रेस से राजेश चमोली जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। आप हमेशा जुड़ते रहते हैं और चर्चा को आयाम भी मिलता है। राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर राजेंद्र बिष्ट। राजेंद्र जी आज 2 भूमिका में है, तमाम दर्शकों को बता दें। राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और साथ में आर्थिक विश्लेषण भी ये करेंगे, क्योंकि आज हम बात बजट की कर रहे हैं। तो राजेंद्र जी की भूमिका आज बड़ी है। राजेंद्र जी बहुत स्वागत है और माफी के साथ स्वागत है आपका। चर्चा के हो सकता है अंत में या मध्य में आपकी जरूरत पड़े। चलिए शुरुआत करते हैं। राजेश जी, लगातार आप लोग प्रदर्शन करते रहे, मांग करते रहे कि कहीं ना कहीं गैरसैंण में जो है सत्र होना चाहिए और धामी सरकार इसको डिले कर रही है। लेकिन जब पहली बार, अब धामी सरकार के कार्यकाल में पहली बार जब ये बजट सत्र होने जा रहा है, तो इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शन की आपने ठानी है, क्यों? ऐसा देखिए, प्रदर्शन की आवश्यकता इसलिए है कि पिछले 6 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में है और इसके समय में जो तमाम जो कुकृत्य अगर कहूं इस राज्य में बढ़े हैं, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि जब त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे, हमारे गैरसैंण में हमारी मातृशक्ति पर लाठीचार्ज करवाया गया था, जिस मातृशक्ति की बदौलत उत्तराखंड राज्य बना, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम प्रदर्शन कर रहे हैं उस उत्तराखंड में जो यूके SSS भर्ती घोटाले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो नेता पकड़े जा रहे हैं, जिनके द्वारा ये भर्ती घोटाला किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं यूके SSS भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच हो। हम चाहते हैं यूके PSC भर्ती घोटाले में जो बीजेपी का मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल पकड़ा गया है, बीजेपी के मंडल अध्यक्षों द्वारा जो नौकरियां बेची जा रही है, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम प्रदर्शन कर रहे हैं उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ, जहां उत्तराखंड में 20 से 25% बेरोजगारी दर हो चुकी है, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम उत्तराखंड में जो बढ़ती महंगाई है, जिस सिलेंडर 400 रुपए का उत्तराखंड में या पूरे देश भर में मिलता था, आज 1100, 1200, 1300 रुपए का उत्तराखंड में मिल रहा है, उसके खिलाफ हम ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम प्रदर्शन कर रहे हैं उत्तराखंड की उस बेटी के को न्याय दिलाने के लिए, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए, जिसमें बीजेपी के और RSS के नेता का पुत्र संयुक्त है, जिसपे भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार उसको बचाने का काम कर रही है। हम प्रदर्शन कर रहे हैं उत्तराखंड में हमारे युवाओं पे, बेरोजगार युवाओं पे जो लाठीचार्ज बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के शासन में प्रशासन द्वारा किया गया है, हम उसके खिलाफ लाठीचार्ज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जोशीमठ, जो देश का एक, जो हमारा एक पर्यटन स्थल है, जो हमारा एक आस्था केंद्र है, जहाँ से अब 4 धाम यात्रा शुरू होनी है, और उस जोशीमठ के विस्थापन के लिए सरकार ने अभी तक कोई ठोस नीति नहीं लागू की है, जिसके विस्थापन में मतलब लोगों को सुविधा मिले। जहां 3 महीने से लोग अभी तक लगातार, आप देख रहे हो समाचार पत्रों में हो या तमाम समाचार चैनलों में है, लगातार पिछले 2.5 से 3 महीने से लोग अभी तक धरने में बैठे हैं। आज तक उनके लिए कोई जो फैब्रिकेटेड हाउस की बात, ठीक है राजेश जी, मधु जी के पास में जाती हूँ। मधु जी के पास राजेश जी जाती हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ, मधु जी के पास जाऊंगी। मधु जी, राजेश जी के पास बहुत सारी वजह है कि आखिरकार कांग्रेस प्रदर्शन क्यों करने जा रही है, लेकिन बीजेपी के हिस्से में इस प्रदर्शन के एवज में सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब बीजेपी को देने पड़ेंगे। उन सवालों के जवाब देने के लिए क्या आप तैयार हैं?
देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से पूजा जी, जिस प्रकार से हमने उत्तराखंड देवभूमि के लिए इतने विकास कार्य किए हैं कि जिनको गिनाने लगूंगी तो मुझे लगता है पूरी डिबेट ही कम पड़ जाएगी। हम लगातार, आपने देखा होगा जिस प्रकार से उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए हमारी जो सरकार है वो पूरी, अगर आप कहें कि गैरसैंण में सत्र को लेकर हमने बिल्कुल निश्चित रूप से हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। हम उसमें बिल्कुल उसके पूरे जितने राजधानी के लिए जो मानक होने चाहिए थे हमने वो मानक पूरे किए हैं। साथ में आप देखेंगे एक रोड की, जैसे एक पूरे जो विकास के लिए ऑल वेदर रोड जो है उसका पूरा निर्माण जो है पूरी चौमुखी स्तर पर उसके विकास कार्य को वो चल रहा है, बिल्कुल धरातल पर उतारा है हमने। साथ में क्योंकि बजट को लेकर जिस प्रकार से जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया बजट है ये, हमने पूरे उत्तराखंड देव तुल्य जनता से सुझाव मांगे थे और उन सुझावों के आधार पर ये बजट तैयार किया गया है। इसमें आप उत्तराखंड की जो हमारी कृषि है उस पे आधारित ये बजट होगा। पलायन को रोकने के लिए हमने इसमें एक बहुत विस्तृत एक योजना बनाई, उसके लिए अलग से एक बजट इसमें बनाया गया है। महिलाओं को लेकर इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी है और रोजगार परक ये बजट होगा, क्योंकि देखिए पर्यटन को को लेकर भी बजट पेश होता है प्रकार से अपार संभावनाएं जो हो रही है, हर बार जब बजट पेश होता है तो एक समस्या से मेरे ख्याल में आप रूबरू होंगी, लेकिन मैं उसमें दोबारा से प्रकाश डालना चाहती हूँ कि जो बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा है वो सिर्फ वेतन देने में खर्च हो जाता है। क्या इस बार इस स्थिति से बचने के लिए सरकार ने किसी तरह का कोई मध्य मार्ग निकाला है? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से आपने कहा अभी बताया 79,000 करोड़ का जो ये है पूरा ये बजट जो ये 23-24 का जो बनाया है, साथ में क्योंकि देखिए ये पिछली बार की अपेक्षा 14,000 करोड़ रुपए अधिक इसमें प्रावधान रखा है। निश्चित रूप से हम हर तरीके से, देखिए हमारे कर्मचारी हैं, उत्तराखंड के कर्मचारी हैं, उनको भी समय पर वेतन मिले और साथ में नई जो हमारी जो भविष्य की योजनाएं हैं उनको भी गति मिले, वो भी बिल्कुल धरातल पर काम करे, बजट की कोई समस्या न आए, इसको लेकर ये बजट तैयार किया गया है। और निश्चित रूप से क्योंकि देखिए आपने देखा होगा हमने समय समय पर जो मसूरी में हमारा एक पूरा सेमिनार जो हमने आयोजित किया था उसमें बहुत बड़े जो हमारे विशेषज्ञ थे उनके सुझाव उसमें आए थे और उन सुझावों को भी लिया। साथ में जनता के द्वारा सुझाव को लेकर एक, मैं कहूंगी एक पूरा एक, क्या आपको इस दौरान इस तरह का सुझाव नहीं मिला कि आपको गैरसैंण के अंदर जो विधानसभा आपने बना रखी है कम से कम उसमें एक परमानेंट कैंटीन तो स्थापित करनी चाहिए थी? हम कैसे माने कि आप सीरियस हैं गैरसैंण को लेकर के? इस तरह का कोई सुझाव नहीं मिला क्या? देखिए पूजा जी, बिल्कुल निश्चित रूप से हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी हमने ये बनाई है और हर तरीके से पूरी तरीके से आपने देखा होगा भराड़ीसैंण को लेकर गैरसैंण को लेकर हमने पूरे राजधानी के उसको लेकर पूरा, देखिए हमारा जो पूरा जो ये राज्य है बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं कोई कमी रह जाती है, हम उस कमी को भी पूरा करेंगे। हम ये नहीं मानते कि हमने पूरा मानक पूरे कर दिए, हम ये मानक पूरे हो रहे हैं। जिस प्रकार से अभी जैसे राजेश जी ने कहा कि जोशीमठ को लेकर हम बहुत सेंसिटिव है, अगर आप देखेंगे जहां इनकी सरकार के समय में जब 3 दिन बीत गए तो इनकी सरकार को ये पता ही नहीं चला कि केदारनाथ इतनी बड़ी आपदा आ गई है। हमने तुरंत जैसे ही हमारे जोशीमठ में भूस धसाव की जैसे ही हमारे पास घटना आई, हमने तुरंत उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने वहां के लोगों को जो राहत है वो राहत पैकेज भी दे दिया। राहत पैकेज भी उनको दे दिया गया है और दिया जा रहा है। मुझे इस बात की हंसी आ रही है कि जो जैसे मतलब प्रोफेसर बीजेपी कह रही है आप देखिए हम लोगों ने 2012 की अगर मैं बात कहूँ तो जब गैरसैंण की बात होती थी तो उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने वहां पर आप देखिए चाहे विधायक हॉस्टल हो चाहे जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर भराड़ीसैंण में जो गैरसैंण में बना है वो तमाम हमने तंबू से लेके और वहां पे सत्र कराकर हर प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार को दी है। अगली वाली सरकार जो आई सरकार है बीजेपी के हाथों में दी थी। आज देखिए तब से लेके बीजेपी ने एक नया पत्थर अगर बीजेपी बता दे कि हमने गैरसैंण में लगाया है तो मैं स्वयं आपके चैनल पर माफी मांग रहा हूँ। ये बिल्कुल चुनावी बातें करते हैं। देखिए आप बात कर रहे हैं विकास कार्यों की, गैरसैंण की आपने बात की, हमने ग्रीष्मकालीन में आपने तब की जब कांग्रेस ने वहां पर एक स्ट्रक्चर बनाकर आपको तैयार करके दिया था। अब जाके आप वहाँ गैरसैंण की बात करेंगे हम ग्रीष्मकालीन के नाम पे आपने क्या डेवलपमेंट किया वहाँ पे? क्या आपने घोषणा की कि हम इसको कमिश्नरी बना रहे हैं? आपने कहा था कि हम यहाँ पे 25,000 करोड़ का बजट
पास कर रहे हैं। याद होगा आपको जब त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे, आपने कहा गैर सरकारी हम 25,000 करोड़ का अलग से बजट देंगे। कहाँ है वो बजट, पूछिए जरा इन 3 सालों में। आप बात करें ऑल वेदर की, आप जरा ऋषिकेश से आगे आप रुद्रप्रयाग से चले जाइए। मैं कल ही इधर आया हूँ मतलब पूजा जी, आप विश्वास नहीं करेंगे 42 जगह पैच टूटे हुए हैं उस ऑल वेदर रोड की। मैं उस सड़क के रास्ते गया हूँ, क्योंकि ये तो हवाई सर करते हैं, लेकिन पूरी सरकार करने जाएगी हवाई जहाज से जाएगी, मतलब हेलीकॉप्टर से जाएगी, वहां उतरेगी, लेकिन सड़कों पर 42 जगह पैच टूटे हैं उस रोड की। ऐसी तहसील लोगों ने कर दी है। आप बात कर रहे हैं बजट की, बजट तो हर बार बनता है। आपकी सरकार ने पिछले साल 65,000 करोड़ का बजट की घोषणा की थी, उसमें अभी तक 10 डिपार्टमेंट ऐसे हैं पूजा जी। अभी एक रिपोर्ट आई जिसमें 40% से ऊपर बजट अभी तक खर्च नहीं कर पाई, जिसमें मुख्य शिक्षा, स्वास्थ्य, PWD, समाज कल्याण ऐसे प्रमुख विभाग हैं जहां पर डिपार्टमेंट में केवल 40% बजट अभी तक मतलब खर्च हुआ है। शिक्षा का जिक्र यहाँ पर राजेश जी कर रहे हैं, शिक्षा का जिक्र राजेश जी कर रहे हैं। राजेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी। राजेंद्र जी, आज अंत से पहले मध्य में आपकी जरूरत पड़ गई है, अंत से पहले मध्य में जरूरत पड़ गई है, क्योंकि आज आपके ऊपर जिम्मेदारी दो है। आप एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर भी हैं और एक आर्थिक विशेषज्ञ के तौर पर भी हैं। मैं समझना चाहूंगी, देखिए शिक्षा का जब जिक्र हो रहा है, उत्तराखंड के अंदर सरकार शिक्षा को लेकर उतनी ज्यादा सीरियस नजर ही नहीं आती है और दूर दूर तक नजर नहीं आती है। मैं आंकड़े पढ़ रही थी, ये आंकड़े चौंका देने वाले हैं। उत्तराखंड के अंदर 600 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है, और शिक्षा के लिए जो भी बजट आवंटित किया जाता है वो 85% से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ सैलरी देने में जा रहा है कर्मचारियों की। तो आप बच्चों के भविष्य को लेकर के काम कब करेंगे? पूजा जी, बड़ा अजीब सा मामला है उत्तराखंड। मतलब पूरे अगर आप प्रदेश का देखेंगे, जो बजट पिछले साल करीबन जो है 65,571 करोड़ का बजट था, और वो बाद में सप्लीमेंट्री बजट आने के बाद करीबन 17,000 करोड़ का बजट आया। अगर आप ये देखें कि इसके बाद इस साल जो बजट में प्रावधान है वो करीबन 80,000 करोड़ का जो है बजट ये रख रहे हैं, और उसमें एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड कल्चर के लिए करीबन 11,000 करोड़ का बजट है। लेकिन अगर आप शिक्षा के नाम पे अगर आप देखें तो उत्तराखंड में जितना बुरा हाल शिक्षा का है, बेसिक शिक्षा गवर्नमेंट का है, इतना बुरा हाल किसी प्रदेश में नहीं है। बिल्कुल। क्यों है? इसके बहुत सारे रीजन है कि गवर्नमेंट प्लान तो करती है, लेकिन प्लान करने के बाद जो है आगे जाके जो है प्लान का जो इम्प्लीमेंटेशन है बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप जैसे बात कर रहे हैं कि मतलब ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें सिर्फ 2 बच्चे पढ़ते हैं और उसमें सिर्फ एक टीचर है। आप कितना पैसा उस पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, क्या आप क्वालिटी एजुकेशन उनको दे रहे हैं, ये बात आपको समझनी चाहिए। जबकि उत्तराखंड, अगर आप ये देखें कि उत्तराखंड जो एजुकेशन, अगर प्राइवेट एजुकेशन की बात करें तो ये इंडिया में नंबर 1 और नंबर 2 पे आता है, नंबर 2 पे आता है। अगर आप प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा कि गवर्नमेंट का जो एजुकेशन जो पॉलिसी है उसको एक प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करा, उसका एक पूरा खाका नहीं बनाया, और ये हर बार ऐसा होता रहा कि अगर आप ये देखें कि इतने ज्यादा जो है सैलरीज और इतने ज्यादा उसमें जो है खर्च होता है। आप ये देखें पूरा जितनी जो है GSDP है उत्तराखंड की करीबन 2,76,000 करोड़ की 22-23 की, उसमें अगर आप ये देखें तो 32% जो है क्या कहते हैं सिर्फ जो है डेट का बर्डन है। जो अगर आप ये देखें FRBM जो है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट जो मैनेजमेंट है वो ये कहता है। मैं थोड़ा सा राजेंद्र जी ये भी मैं आपसे चाहूंगी कि ये ग्रीन टैक्स क्या है? ग्रीन टैक्स को लेकर के इंट्रोड्यूस करने वाली है गवर्नमेंट, इस बार पॉलिसीज ग्रीन टैक्स को लेकर के भी सामने आने वाली है। ग्रीन टैक्स एग्जैक्टली क्या होगा और किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करेंगे? क्योंकि देखिए शिक्षा को लेकर हम बात कर रहे हैं, हम बात स्वास्थ्य को लेकर कर रहे हैं, योजनाएं बहुत बनती हैं, इंप्लीमेंटेशन के नाम पर धामी गवर्नमेंट जीरो हो जाती है ग्राउंड पर आकर के। मधु जी, मैं कोड कर रही हूं, योजनाएं आप बहुत अच्छी बनाते हैं, दोबारा इस बात को कोड कर रही हूं, जीरो हो जाते हैं ग्राउंड पर आकर, इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इंप्लीमेंटेशन पर आप काम कर लीजिए तो हो सकता है आपको समझ में आए कि इतने बजट में तो हो भी नहीं पाएगा। राजेंद्र जी, ग्रीन सेस की बात कर रही है, ग्रीन टैक्स की बात कर रही है, ये जनरली क्या है कि जो भी मतलब उत्तराखंड से अलावा के लोग जो
उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं, उसी जिस तरह से जो है हिमाचल में अगर आप ये देखें, कोई भी अगर गाड़ी आती है, कोई भी अगर मतलब बस आती है, टैक्सी आती हैं, ये प्राइवेट व्हीकल्स आते हैं, तो उनसे पैसे लिए जाते हैं। उसका मतलब ये है कि जितने भी टूरिस्ट हैं, जो बाहर के लोग आते हैं, उनसे पैसा लिया जाएगा और उस पैसे को जो है उसको जो है डेवलपमेंट करने के, स्टेट के डेवलपमेंट में लगाएंगे। मुझे तो ये सबसे बड़ी बात है कि चलो ये बात अच्छी बात है कि आप उसको ग्रीन टैक्स बोल रहे हैं, इन्वायरमेंटल टैक्स उसको बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं। अगर आप पूरा बजट पढ़ के देखें, 80,000 करोड़ के बजट में वी आर ऑन द डेट बर्डन इज मोर देन 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ से ऊपर का डेट बर्डन है, और हम जो है 32% जो है डेट, 30% डेट पे बैठे हुए हैं जीएसडीपी के। तो आप समझ लें हमारा प्रदेश कहां जा रहा है। और जितने भी लोग हैं, हर बार नया बजट आता है, नई जो है सुझाव हैं, नए करते हैं। सरकार सुझाव लेती है, सब कुछ करती है, योजनाएं बनाती हैं, लेकिन वो कहीं भी योजनाएं जो है सफल नहीं होती। आप ये देखिए ना, अभी तो आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिसिटी का हाल होने वाला है उत्तराखंड में, आप यू विल बी इन सरप्राइज कि हम लोग जो जिस रास्ते जा रहे हैं, जो कि हम बोलते थे कि ऊर्जा प्रदेश है, ऊर्जा प्रदेश का जो हाल होने वाला है, आप ये देखेंगे। और आप ये देखेंगे जैसे जो जीडीपी की, सॉरी हम जिसकी बात कर रहे हैं, जीएसटी की बात कर रहे हैं, अब सरकार ने जो है जून के बाद से जैसे जीएसटी में जो कंपनसेशन स्कीम है उसको वापस लिए। तो अगर आप ये देखें, इसमें इतना बुरा हाल है कि कहां से हम लोग जो है वो रेवेन्यू लाएंगे, कैसे स्टेट चलाएंगे, ये सरकार के लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क होने वाला है। ठीक है, मधु जी के पास इस चैलेंजिंग टास्क के लिए जवाब लेते हैं। मधु जी, कैसे राज्य चलने वाला है, क्योंकि जो हमारे ऊपर कर्ज है, उस कर्ज का जिक्र राजेंद्र जी भी बार बार कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, चिंता बहुत ज्यादा है। स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर के आप काम तो करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि काम में आपके मन में कमी नजर आती है, लेकिन वो काम धरातल पर क्यों नहीं नजर आता है, एग्जीक्यूशन क्यों नहीं है पॉलिसीज का उस तरीके से, और अगर एग्जीक्यूशन है तो बजट का अलॉटमेंट उस तरीके से क्यों नहीं। अगर सारा पैसा आप वेतन देने में, तनख्वाह देने में खर्च कर दीजिएगा तो विकास कब होगा। देखिए पूजा जी, मेरे राजनीतिक विशेषज्ञ राजेंद्र भाई, देखिए मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन शायद वो बहुत ही निराश है, और मुझे समझ नहीं आ रहा है किस बात से निराश है। क्या उत्तराखंड के जो इतनी सुंदर, जो उनको क्या वो उत्तराखंड की जो ऑल वेदर सड़कों पर क्या वो जाते नहीं है, क्या उन्होंने देखा नहीं चौमुखी विकास, अगर होम स्टे के तहत अगर वो जाए, हमारे जो गरीब दूरस्थ क्षेत्र के जो गांव का जो विकास हो रहा है, वहां पर हमारे पूरे सुदूर जो विदेशी भी वहां पर आकर रहते हैं, और पूरे गांव का जो एनवायरनमेंट है उसमें रहते हैं। तो ये होम स्टे इतनी बड़ी जो यहाँ की जो इतनी योजना चल रही है, साथ में हमने सौर ऊर्जा को लेकर इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट हम चलाने जा रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहा। देखिए हमारी जो छोटे छोटे हाइड्रो जो प्रोजेक्ट भी काम कर रहे हैं, साथ में बिजली की हमारे पास कोई कमी नहीं है, बिल्कुल ऊर्जा प्रदेश है और हमेशा ही रहेगा। आप देखेंगे ऊर्जा के संसाधन इतने, हमारा लखवाड़ परियोजना और भी बहुत सारी योजनाएं, जो परियोजनाएं जो है वो संचालित, अभी कुछ ही दिनों में वो संचालित हो जाएंगी। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं, देखिए जिस प्रकार से जो जलवायु का जो ये परिवर्तन हुआ है, उसके कारण से कहीं अगर कमी आई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कल गए हैं और हमें 400 मेगावाट वो जो अतिरिक्त जो है वो बिजली वो भी मिलने वाली है। तो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने वाली है। बहुत ही उत्साहजनक और बहुत ही आशावादी ये बजट होने वाला है। और हम लोग क्योंकि हम लोग देवभूमि के लोग हैं, और हमारे यहाँ अभी पर्यटन को लेकर, अभी चारों धामों को लेकर जो हमारी तिथियां तय हो गई हैं, उसमें बहुत सारे जो हमारे पर्यटक यहाँ पे आने वाले हैं, और बहुत बड़ी आर्थिकी का जो जरिया है हमारा ये चारों धाम है इसमें। और ग्रीन टैक्स की जैसे बात की जा रही थी, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए यहाँ की हरियाली, यहाँ उसको संरक्षित रखने के लिए, यहाँ उसके लिए बहुत एक मैं कहूंगी एक पहल भी है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, कि भाई यहाँ के, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई किसी तरह का नुकसान ना हो, जो हमारे वृक्ष हैं, जो हमारी जड़ी बूटियां हैं, उनके लिए एक अलग तरीके का अगर टैक्स लिया जाता तो निश्चित रूप से एक अच्छा एक संदेश जाएगा कि हम लोग अपनी ग्रीनरी को के प्रति भी, अपने एनवायरमेंट के प्रति भी हम बहुत सजग हैं। साथ में देखिए आने वाले जो समय, हमने मिलेट जो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारा यहाँ का जो पहाड़ी उत्पाद है, कोदू, झंगोरा, मंडवा, कौड़ी और बहुत सारे जो अदरक है, लहसुन है, बहुत सारी चीजें हैं जो पहाड़ी उत्पाद है, उसका जड़ी बूटियां जो है उनका एक
समुचित जो है पूरा ईयर जाने वाला है, उसके लिए हम उनके बढ़ावा देने के लिए जो हमारे घरेलू उत्पाद है उनको बढ़ावा देने के लिए भी योजनाएं बनाई है। तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा ये बजट जाने वाला है। अब मुझे तो पूरी आशा है और मुझे इस प्रकार की जो भविष्य में क्योंकि देखिए पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो बढ़ाया गया है, जो बजट में प्रावधान रखे गए हैं, वो निश्चित रूप से बिल्कुल धरातल पर काम करेंगे और उसका लाभ जो है हमारी जो उत्तराखंड के जो हमारे जो युवा हैं जो पलायन कर रहे थे उनको मिलेगा, जो हमारी माताएं जो हमारी बहनें हैं उनको मिलेगा, साथ में हमने बहुत सारे रोजगार के जो संसाधन खोल दिए हैं उनको मिलेगा। हर तरीके से बहुत ही अच्छा बजट है। राजेंद्र जी निराशा के शिकार है, ये मधु जी का कहना है। राजेंद्र जी से इस बात का जवाब ले लेते हैं और मैं इस बात को लेकर आश्योर हूं कि राजेंद्र जी जरूर मुस्कुरा रहे होंगे मधु जी को सुन करके। राजेंद्र जी, चमोली जी मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं तो आज आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। हम 2022-23 की बात करें जो और उसका कंपैरिजन करें 21-22 से, सैलरी में हम 17,350 करोड़ रुपए बांटते हैं, जो कि 16% हर साल जो है बढ़ रहा है। लास्ट ईयर 21-22 से जो सैलरी का जो है 16% बढ़ी है। पेंशन में 6,703 करोड़ रुपीस हम बांट रहे हैं, जो 6% बढ़ा है। हमारा तो जो है क्या कहते हैं बजट जो बढ़ रहा है वो तो मुश्किल से बढ़ रहा है 8-9% से, और हमारी जो सैलरी बढ़ी है वो 16% से बढ़ रही है। अब पेंशन हमारी 6% से बढ़ रही है, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, आमदनी हमारी कम हो रही है, हम कैसे स्टेट चलाएंगे? सिर्फ आशा की बात नहीं करें, हम ये कहते हैं गवर्नमेंट या जो भी हम जो संस्था जो हमारा वित्त विभाग है वो क्यों नहीं इस पे बात करता। आज हम ठीक है हम कहते हैं होम स्टे बहुत अच्छी बात है, सौर ऊर्जा बहुत अच्छी बात है। मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूं, हम मिलेट्स की बात करते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे जो है 21 अगर आप समझ लीजिए 30,000 करोड़ रुपए या 35,000 करोड़ में सैलरी में बांट रहा हूं, 80,000 करोड़ का मेरा बजट है, मैं 30,000 करोड़ रुपए मिलेट बेच के बाद से कमाऊंगा स्टेट में, या होम स्टे से मुझे क्या रेवेन्यू मिलेगा 30,000 करोड़ रुपए या 40,000 करोड़ रुपए? नहीं मिल सकता। ये सब गलत बात है, ये आई वॉश है, ये सिर्फ आई वॉश है। एक्चुअल हम धरातल में नहीं देखते। हम क्या करते हैं, राजनीतिक जो लोग हैं, हम राजनीति में क्या देखते हैं, लोगों को अच्छा बताते हैं महिलाओं को हम ये दे रहे हैं, हम इनको ये दे रहे हैं, गांव में ये बांट रहे हैं, बट एक्चुअली में कहां से दे रहे हैं? आप ये देख ले सेंटर कितना पैसा देता है। अगर सेंटर की मद में अगर आप देखा जाए करीबन 22,000 करोड़ रुपए सेंटर की जो है स्कीम से आता है। अगर सेंटर ने देना बंद कर दिया, मैं ये कहता हूं कल के दिन कोई अगर सपोज कोई दूसरी सरकार अगर आ गई या कोई और चीज होगी तो कहां से हम रेवेन्यू जुड़ाएंगे? ठीक है आज जो बीजेपी की सरकार सेंटर में है, यहाँ पे जो है बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में, लेकिन ये इस वजह से कि चलो भाई दोनों जो है सरकारें एक हैं और सरकार जो है पैसा जो है हेल्प कर रही है। बार बार हम जो है क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं, उनसे मांगते हैं। आज हम ऊर्जा प्रदेश की बात करें 300 जो है लाख यूनिट अभी जोशीमठ त्रासदी पर भी फंड लेकर के आए हैं धामी जी। अभी 2,000 करोड़ की हम बात करें जो हम लोगों ने अभी डीपीआर उसकी बना रहे हैं, तो हम कब तक उनसे मांगते रहेंगे? ठीक है, चमोली जी के पास में जाऊंगी। चमोली जी कितना इत्तेफाक आप मधु जी की बात से रखते हैं, कितना इत्तेफाक आप राजेंद्र जी की बात से रखते हैं? देखिए मधु जी वही बातें की है जैसे देश के प्रधानमंत्री जी बातें करते हैं, जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी बात करते हैं, सब हवाई बातें। धरातल पे मैं जी आज पहाड़ में हूँ और मैं अपने गांव की अगर प्रगति से बताऊं आपको तो कृषि के क्षेत्र में हमारे पूरे गांव में झुंगरा कोटा बहुत खूबी रूप से होता था, बहुत अच्छी तरीके से होता। लेकिन जब से सरकार ने ये 5 किलो का राशन बांटना शुरू किया है, लोगों ने लगभग 70% खेती इस राज्य में छोड़ चुके हैं, चाहे उत्तराखंड के किसी भी जिले में किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ, मेरे गांव में 70% लोग खेती को छोड़ चुके हैं क्योंकि फ्री का राशन मिल रहा है सब लोगों को। ठीक है, दूसरे आप करें प्लान की बात, कल ही प्लान आयोग ने एक रिपोर्ट दी है, इसमें 230 लोग प्रतिदिन प्लान कर रहे हैं राज्य से। ये कल का आंकड़ा है, कल के पेपरों में छपा है, जो ये कह रहे हैं कि हमने प्लान बनाया। प्लान आयोग इन्होंने बनाया, पौड़ी जिले में मुख्यालय खोला, उस प्लान आयोग स्वयं पूरे जिले का मतलब कार्यालय शिफ्ट हो गया देहरादून में। आप आंकलन कर सकते हैं प्लान आयोग की क्या स्थिति होगी साथ जिले में। महिलाओं की आप बात करें, महिलाओं को सशक्त करने के लिए आपने गाँव में चुनाव के वक्त पर 15,000, 20,000, 25,000 लोन बांटा था समूहों को, मुझे याद है पूजा जी, आप भी पता कीजिए। 150 करोड़ रुपए सहकारी का बैंक कह रहा है कि 150 करोड़ रुपए। ठीक है, फाइनल कोड लेंगे राजेश जी, फाइनल कोड मधु जी से मैं लूंगी। मधु जी देखिए 13 तारीख को बजट 15 तारीख को बजट माफ कीजिएगा पेश हो जाएगा और बजट से उम्मीदें हर वर्ग को बहुत ज्यादा है। हम क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि हमारा काम है, चाहे वो विपक्ष हो या राजनीतिक विशेषज्ञ, आर्थिक विशेषज्ञ जो बैठे हुए हैं हमारे पास, वो हम तीनों ही मिलके क्रिटिसाइज करेंगे ही, हमारा काम है। लेकिन सरकार बीइंग इन सत्ता, आप अपनी जनता को क्या देने जा रहे हैं?
देखिए, हम अपनी जनता को बिल्कुल निश्चित रूप से देवतुल्य, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता है और देवतुल्य जनता को बिल्कुल यहाँ के जो हमारी पूरी आर्थिकी जो टिकी हुई है, पूरे पर्यटन को लेकर, पूरे ऊर्जा को लेकर और यहाँ की जो प्राकृतिक जो संपदा है, मैं कहूंगी जैविक जो हमारी कृषि है, कृषि पे आधारित, पूरे उस सब का जो एक समायोजन के लेकर उन्हीं के द्वारा उन्हीं के लिए बनाया गया ये बजट बहुत ही अच्छा होने वाला है, बिल्कुल धरातल पर ठीक ये है। उपयोगी होगा। मधु जी का कहना है बजट बहुत ही बेहतरीन होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही लोगों का। और मधु जी, मैं आपको ये अश्योर करती हूँ कि बजट पेश होने के बाद हम एक बार फिर से चर्चा में बैठेंगे और जिक्र इसी बात का होगा कि आखिरकार जनता की उम्मीद कितनी ज्यादा परवान चढ़ी या कितनी टूट गई, क्योंकि राजेंद्र जी, विपक्ष और हमें भी कुछ हद तक यही लगता है कि जो सरकार की आमदनी है उससे बहुत बड़े खर्चे हैं। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तो कैसे चलेगा प्रदेश भैया? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब धामी गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। और गैरसैंण में चूंकि पहला सत्र है तो उसके लिए जनता टीवी की तरफ से शुभकामनाएं भी हैं, लेकिन शुभकामनाओं के साथ भी सवाल भी, आशंकाएं भी, कि क्या ये आशंकाएं, क्या ये सवाल जिनके जवाब हम तलाश रहे हैं वो मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपने और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।